हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज श्रुति, और इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रून। राइट, ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 के सारे वीडियोस मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हाउ आर यू ऑल? कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे हैं आप, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की। आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं? नहीं, अपने आप कोई स्ट्रेस तो नहीं ले रहे एग्जाम्स का? अगर ज़्यादा एग्जाइटी है तो प्लीज़ बताइए, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। एडुग्रून के सारे टीचर्स आपकी हेल्प करने के लिए हैं, तो पूरी की पूरी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाओ और अपनी क्लास में पूरे फर्स्ट रैंक करो अपनी पूरी की पूरी क्लास में। ओके, तो अगर हम थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हमने पूरी स्टैटिस्टिक्स कवर कर ली है, सारे के सारे वीडियोस आ चुके हैं मेरे चैनल पे, इस चैनल पे एडुग्रोन का। राइट, हमने सारे के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए स्टैटिस्टिक्स के। और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में भी हम काफ़ी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। हम कर चुके हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का चैप्टर, हमने फिर किया था जो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमने किया था। राइट, हमने सब चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। और डिमांड में शिफ्ट और सप्लाई में शिफ्ट कब होता है, ये सब हम सीख चुके हैं। तो बहुत हमारा सिलेबस अच्छा चल रहा है। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमने डिस्पर्शन कर लिया है, हमने कोरिलेशन कर लिया है। हमने कौन कौन सा वीडियोस करे थे? हमने किया था जो हमारा इंडेक्स नंबर्स था हमारा टॉपिक। राइट, मैंने आपको बहुत डिटेल में हर एक चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था। हमने अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, इसका नाम है ट्रायो सीरीज़। हम 3 पार्ट्स में पूरा का पूरा चैप्टर्स कवर कर देंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स में उसके होंगे उसके इंट्रोडक्शन लेक्चर्स, और जो उसका थर्ड पार्ट होगा और फिर होंगे उसका क्वेश्चन आंसर्स राउंड। और क्वेश्चन आंसर्स पे आप तभी जंप करना तब जब भी आपका जो ये वाला पार्ट है फर्स्ट 2 आपके अच्छे से हो सके, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में वही सब चीज़ें होंगी जो हमने फर्स्ट ईयर 2 अपने लेक्चर्स में कवर करी है। राइट, तो ये थी हमारी ट्रायो सीरीज़ की बात। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पे हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी। हेल्प करने के लिए पूरी की पूरी ट्राई करेंगे हम। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आ रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में, आप चाहते हो कि इस चैप्टर के मुझे नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपको नोट्स प्रोवाइड करने की। ओके, और अगर आपको ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो हमें गूगल मीट की क्लास पे अरेंज कर लेंगे, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएं। ओके, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम्स का। योगा ज़रूर करनी, मैं आपको हर वीडियो में एम्फोसाइज़ करती हूँ कि प्लीज़ कोई स्ट्रेस नहीं लेना आपको बोर्ड एग्जाम्स का। बोर्ड तो आपके है ही नहीं, चलो आप 11th क्लास में हो, बट बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का। राइट, ये पार्ट भी चला जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना आपको एग्जाम्स का। ओके, और योगा बिल्कुल रेगुलर करनी है, और आपको कम से कम 30 मिनट से जाना ही है पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए। कुछ टीवी वगैरह देख लो आप फ्रेश होने के लिए। राइट, और अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ो, कुछ का कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहो, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आप सारा का सारा दिन पढ़ाई ना करते रहो। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल डिस्कशन। तो आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा हमारा जो चैप्टर था परफेक्ट कंपटीशन वाला, हम उसको कंटिन्यू करेंगे आज। ओके, फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपका ट्रेन हो जाएगा, इसकी तो आप वरी ना करो, क्योंकि एडुग्रोन अगर साथ है तो आपके सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से ही कवर होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करें, या फिर अभी मन नहीं है आपका पढ़ने का? चलो शुरू कर लेते हैं। आपका जब भी मन हो तो प्लीज़ ये वीडियो ओपन कर लेना, आप सारे के सारे हमारे वीडियोज़ को गो थ्रू कर सकते हो। और प्लीज़ अगर एडुग्रोन ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, तो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टूडेंट्स हो। तो आप हमें देखते हो, हमारे लाइक सब्सक्राइब करते हो, वो हमारी सबसे बड़ी चीज़ है। ओके, और एडुग्रोन को प्लीज़ अपना लव और ऐसा शावर करते रहना, ताकि हम आगे और ग्रो करते रहें फ्यूचर में, और आपकी हेल्प ऐसे ही करते रहें। ओके, सो लेट मी ओपन विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छे से मैं आपको करवा दूंगी, एक लाइन समझा के आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, ये आपका लास्ट चैप्टर रहेगा टर्म 2 का, जो आपका 11th क्लास का है। इसके बाद सारे सारे चैप्टर्स मैंने पहले कवर कर दिए, तो ये लास्ट चैप्टर है आपका। इसको भी आपको अच्छे से करना है जाके, ताकि जो आपने बाकी चैप्टर्स करे हैं इसकी तरह भी इस चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे से करना है। ओके, सो लेट मी ओपन विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फर्म्स अंडर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। राइट, दिस इज़ द चैप्टर। बहुत सिंपल चैप्टर है, हमको बहुत अच्छे से करवा दूंगी ये चैप्टर।
तो ये है चैप्टर का नाम। इस चैप्टर का नाम है फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हम देखेंगे कि एक इकोनॉमी होती है वो कैसे बिहेव करती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। हम जानेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या है, हम जानेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या क्या फीचर्स हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसा आता है, और वहाँ पे अगर कोई भी फर्म होती है जो इस्टेब्लिश होती है वो कैसे बिहेव करेगी अपना इक्विलिब्रियम, राइट। अगर कोई भी वहाँ पे फर्म है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है, वो फर्म स्पेसिफिकली हम बात करें कि अगर कोई भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है तो अपना वो इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश करेगी, राइट। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है सबसे कम रिसोर्सेज यूज़ करके। तो हम ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको अच्छे से करवा दूँगी थोड़ा रीडिंग। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड डिस्कस करेंगे। जैसे आपको मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, हमने एक कोड शुरू किया, हमने एक फॉर्मूला अपनाया है कि किसी भी न्यू वीडियो को या किसी के भी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक कोड डिस्कस करेंगे ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे और आप सारे के सारे वीडियोज़ को बिल्कुल अच्छे से देखो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। क्योंकि अगर आप ये सब कोड्स आपके माइंड में जाएंगे तो आपका एक पॉजिटिव एरिना डेवलप होगा और सब कुछ आपको पॉजिटिव लगेगा और पढ़ाई में बहुत अच्छी कंसंट्रेशन बैठेगी, राइट। कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो हमने पिछले अपने वीडियोस में भी बहुत सारे डिस्कस करे हैं अपने कोट्स। तो आज का कोट है हमारा, स्माइल इज़ अ कर्व दैट मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट। स्माइल एक ऐसा टूल है, स्माइल का मतलब एक ऐसा टूल जो सब कुछ सही कर देता है। अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप सोच रहे हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान पे जाओ, गॉड पे, और प्रे करो और स्माइल के साथ प्रे करो, राइट। और अगर कोई बहुत बुरा भरा बोल रहा है आपके स्कूल में तो कुछ भी रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। स्माइल करो और टेंशन ना लो किसी भी चीज़ की। उनको अगर आप उससे आप भी इतने एग्रेसिव हो जाओगे उनकी तरह तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, स्माइल बरकरार रखनी है अपनी। कोई भी सिचुएशंस आपके लाइफ में थ्रो होंगी आपके ऊपर, बट आपको क्या करना है, एक स्माइल तो बरकरार करनी ही करनी है। लाइफ आपको बहुत ज़्यादा कुछ कुछ अच्छे मोमेंट्स भी दिखाएगी, तब तो आप स्माइल ज़रूर करोगी। बट कुछ मोमेंट्स होंगे जिसमें इतने अच्छी नहीं होंगी, वो आपके लिए थोड़े से मुश्किल होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट्स होंगे आपके लिए। तो उसमें आपको क्या करना है, स्माइल तो बरकरार करनी करनी है। तो लाइफ जितने मर्जी मोमेंट्स दे आपको, एक स्माइल ऐसी चीज़ है जो आपको कांस्टेंट मेंटेन करके रखनी है, तभी आप पॉजिटिव रहोगे और आपको एक एनर्जी होगी आगे कुछ करने की, राइट। तो ये एक स्माइल एक कर्व है। तो कैसे आपको स्माइल करनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्माइल करते रहनी है, ऐसे जैसे इमोजी कर रहा है आपको स्माइल करते रहनी है आपको, ठीक है। हमेशा चाहे आपकी लाइफ में अच्छा कुछ हो रहा हो या तो कुछ बुरा हो रहा हो, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और हमेशा स्माइल करते रहनी है। तो स्माइल एक ऐसा कर्व है जो हर एक चीज़ को अच्छा कर देता है, सबको सुधार देता है हर एक चीज़ को, ओके। सो विद दिस पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आप बहुत रेडी हो गए हो, आपका माइंड भी पॉजिटिव हो गया है, मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं आपके साथ। अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, ओके। सो टुडेज नेम ऑफ द चैप्टर इज थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या है, राइट। In the previous chapter, we discussed concept, production function and cost. Cost is the focus of this chapter, is different. Here we asked how a bit form decide how much to produce. An answer to this question is very simple or controversial. BRA's answer was critical if someone unanswerable assumption about a firm's behavior. A firm we maintain is a ruthless profit maximizing, so the amount a firm produces in sales in the market is the maximum profit. We assume that the firm sales whatever it produces so that output and quantities holder of a news interchangeably. The structure of the chapter follows the first set up upon an exam in detail, the profit maximization of the firm of the problem, then zero. We deliver from the supply curve. The supply curve showed levels of the output if a firm is able to produce at different market prices. Finally, we study how to aggregate supply of it in individual forms of टी इन द मार्केट ऑफ सप्लाई को। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी। हमारा पिछले लेक्चर्स में हमने जो प्रोडक्शन और कॉस्ट वाला चैप्टर किया था उसमें हमने प्रोडक्शन कैसे इस्टेब्लिश किया था, बट इस चैप्टर में स्पेसिफिकली थोड़ा सा कॉस्ट की बात करेंगे, ओके। इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। हमने आपको वो चैप्टर करवाया था प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का, उसमें हमने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की थोड़ी सी बातें करी थी, राइट। हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, हमने डिस्कस किया था हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने डिस्कस किया था हमारा AC कर्व कैसे ड्रॉ होता है, हमारा MC कर्व कैसे ड्रॉ होता है, हमारा TC कर्व कैसे ड्रॉ होता है, राइट। बट इस चैप्टर का फोकस है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मतलब होता है एक फर्म कैसे डिसाइड करती है जितना किसी उसे प्रोड्यूस कर रहा है।
अगर एक फॉर्म है, राइट, ये एक फॉर्म है, ये प्रोड्यूस कर रही है 100 एप्पल्स, ये कैसे डिसाइड करे कि उसे 100 एप्पल्स प्रोड्यूस करने हैं या उसे 150 एप्पल्स प्रोड्यूस करने हैं या उसे 50 एप्पल्स प्रोड्यूस करने हैं? तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा ये इस चैप्टर के थ्रू मिलेगा आपको, ये वाला आंसर। इफ़ सम अनरीजनेबल assumption अबाउट अ फॉर्म्स बिहेवियर, हम एक अनरीजनेबल सी assumption बना लेंगे। हम आगे चैप्टर्स आपकी स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कैसे डिसाइड करेगी उसे कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे उसे लॉस हो रहा है, उसे रुक जाना चाहिए, उसे और आउटपुट नहीं बनाना चाहिए, राइट। तो हम चीज़ें ये सब डिस्कस करेंगे। वी मेंटेन अ रूथलेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सो अ फॉर्म प्रोड्यूसेस इन द सेल्स इन द मार्केट। हम एक फॉर्म क्यों काम कर रही है, हमारा मेन फोकस है एक फॉर्म का इंडस्ट्री में आने का कि उसे प्रॉफिट कमाना है। तो हम एक ऐसा पॉइंट चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे कि उसे 100 एप्पल्स से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या 150 पे हो रहा है या 50 पे हो रहा है। आप सोच रहे हो कि उसे कहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा ज़्यादा, अगर 100 है, 150 है या तो 50 है, तो ज़्यादा से आप सोचोगे कि 150 पे हो रहा होगा, बट नहीं। हो सकता है उसकी जो कॉस्ट है वो 150 पे बहुत ज़्यादा आ रही हो एज़ कम्पेरेटिवली टू 50, बट उसका रेवेन्यू ज़्यादा अच्छा आ रहा हो 50 पे। तो ये सब बातें भी होती है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये नहीं देखना होता है कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, हमें और चीज़ें भी होती है, क्योंकि जो प्रॉफिट निकलता है हमारा वो होता है TR माइनस TC। हो सकता है हमारी जो रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा हो बट कॉस्ट उस प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा आ रही हो कि उस वो TC को भी ओवर पावर कर रही हो, तो हमारा तब अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। तो हमें अपनी प्रोडक्शन तब बंद कर देनी चाहिए और कोई और जो हमारा जहाँ पे अच्छे हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं TRTC के इक्वल आ रहा है और थोड़ी सी हमारा TRTC से बड़ा आ रहा है और अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, वहाँ पे हमें प्रोडक्शन कर देनी चाहिए। तो इस चैप्टर का यही रोल है आपको बताना कि कहाँ पे एक फर्म को अपनी प्रोडक्शन रोक देनी चाहिए ताकि उसके जो प्रॉफिट्स हैं बिल्कुल मैक्सिमाइज हो सके, क्योंकि एक फर्म काम किसके लिए कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहा है एक फर्म। हेयर वी ऑल्सो एज्यूम दैट द फर्म सेल्स वॉट एवर इट प्रोड्यूसेस, हमने एक और एजम्पशन लेके चली है। इकोनॉमिक्स के बिना क्या है, इकोनॉमिक्स के जब इकोनॉमिक्स आती है तो उसके एक एजम्पशन तो आती रहती है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग एजम्पशन। तो हमने एक एजम्पशन पहले लेके चली थी कि हमने जो फॉर्म ली है वो कौन सी है, हमने जो फॉर्म ली है वो है एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फॉर्म। ये तो सबको पता है, तो सबकी एजम्पशन होती है। इधर ट्रुथ भी है कि अगर कोई फॉर्म आई है मार्केट में तो ऑब्वियसली वो पैसे कमाने के लिए आई है। पैसे का मतलब क्या है, उसे अपने प्रॉफिट अच्छे करने हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फॉर्म तो है ही है। बट उसका दूसरा है कि उसको क्या है, दूसरा है उसकी एजम्पशन ऑफ फॉर्म सेल्स वॉट एवर इज प्रोड्यूसेस। जो भी प्रोड्यूस करी है ना फॉर्म, अगर उसने 10 एप्पल्स प्रोड्यूस करे, अगर उसने 50 एप्पल्स प्रोड्यूस करे, अगर उसने 150 प्रोड्यूस करे, तो वो सारे के सारे बिक जाते हैं। तो ये हमारी सेकंड एजम्पशन है। बट ये इकोनॉमिक्स की भाषा, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि आप खुद जाते हो मार्केट में, आप देखते हो किसी रेडी वाले को, उसने एप्पल्स लगाए हुए, क्या उसके सारे एप्पल्स बिक जाते हैं? नो। बट यहाँ पे हम समझने के लिए वाली एजम्पशन को फॉलो कर रहे हैं कि सारे के सारे एप्पल्स हमारे बिक जाते हैं, जो भी आउटपुट बन रहा है हमारा सारा का सारा सेल हो जाता है, राइट। तो ये हमारी सेकेंड एजम्पशन थी। सो दैट आउटपुट एंड क्वांटिटीज ऑफ अ न्यूज़ इंटरचेंजेबली, ताकि हमारे आउटपुट और क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट ना आए। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैप्टर फॉलोज द फर्स्ट सेट अपॉन एन एग्जाम इन डिटेल, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ऑफ द फर्म देन जीरो। तो फिर अगर हमारा इस पॉइंट पे हमारी TRTC के इक्वल है तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अगर जितना हम कमा रहे हैं उतनी हमारी कॉस्ट आ रही है तो ऑब्वियसली हमारे ज़ीरो आ जाएंगे हमारी प्रॉफिट। बट अगर हमारी TRTC के ज़्यादा है तो TRTC से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं, राइट, प्रॉफिट ज़्यादा है। बट अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है TR से तो ऑब्वियसली हम लॉसेस में जा रहे हैं, तो हमें प्रोडक्शन रोक देनी चाहिए। तो सारा का सारा जो खेल है वो है सिर्फ और सिर्फ TR और TC का। तो फिर हमने ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन चल रहा। फिर हम डिस्कस करेंगे सप्लाई कर्व का क्या मीनिंग है। सप्लाई कर्व शो डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट अ फॉर्म इज टू प्रोड्यूस। सप्लाई कर्व बताती है कितने आउटपुट ऑफ फॉर्म प्रोड्यूस कर सकती है, ये फॉर्म है ये कितने आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है हमारे, राइट। वी डिलीवर फ्रॉम सप्लाई कर्व, द सप्लाई कर्व शो डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट अ फॉर्म प्रोड्यूसेस। अच्छा, वो कितने आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, क्या वो आउटपुट कैसे निकलता है, हमारा प्राइस अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से तो आ जाएगा हमारा आउटपुट। तो वो कितने कितने प्राइस और आउटपुट कर सकती है जनरेट। अगर उसका प्राइस पहले 10 था, फिर क्वांटिटी हो गई उसकी 100, और पहले था प्राइस उसका 50, फिर क्वांटिटी थी उसकी 100। तो ऐसे हम कॉम्बिनेशन देखेंगे कि क्या क्या उसके आउटपुट के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं एक सप्लाई कर्व को। और फिर हम डिस्कस करेंगे उसका हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे निकालें।
एक इंडिविजुअल फॉर्म का हम सप्लाई कर्व कैसे निकालें और एक मार्केट सप्लाई कर्व कैसे निकालें। अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का मीनिंग है और मार्केट सप्लाई कर्व का मीनिंग है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का मीनिंग है कि हमारा एक फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म का अगर हम निकालेंगे कि वो कितने आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो हमें निकलेगा हमारा एग्रीगेट इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। बट अगर हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, तो एग्रीगेट का मतलब हम सारी जितनी भी फॉर्म्स हैं हमारी, ये ए फॉर्म है हमारी, ये बी फॉर्म है, ये सी फॉर्म है, तो हम इन सारे के सारे अगर हम इनके सप्लाई कर्व्स को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक मार्केट सप्लाई कर्व। तो इसमें हम वो सब भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। राइट, तो हमने ये वाला पेज पूरा अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड इज़ परफेक्ट कंपटीशन डिफाइनिंग फीचर्स। हम डिस्कस करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन की क्या क्या फीचर्स हैं। हमारे चैप्टर का नाम ही यही है कि मार्केट ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो हमें पता तो होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या है। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। You know that profit maximizing problem in most for satisfy the market environment in which the firm functions. In this chapter we function a market environment called perfect competition और perfectly competitive market. ओके, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने प्रोडक्शन और कॉस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमें सब कुछ पता है प्रोडक्शन और कॉस्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। टू सेटिस्फाई द मार्केट एनवायरनमेंट इन विच द फर्म फंक्शंस, हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से मार्केट एनवायरनमेंट को कौन सा एक प्रोडक्शन फंक्शन हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो हमें प्रोडक्शन के बारे में तो सब कुछ पता है, बट हमें कौन सा अब करना है, वी फंक्शन ऑफ मार्केट एनवायरनमेंट। बट अब जो हम मार्केट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं उसमें हमने कभी नहीं पढ़ा है, इसका नाम है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर स्लाइड पे, राइट। इस पर्टिकुलर चैप्टर का मेन थीम ये है कि हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कस करें। और परफेक्ट कंपटीशन को हम एक और नाम के बुला सकते हैं, इसका नाम है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, राइट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या तो परफेक्ट कंपटीशन का हो, इसका सेम नाम है और इसके सेम फीचर्स हैं। तो कौन कौन से हैं इसके फीचर्स, हम ये सब डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग फीचर्स: अ मार्केट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, it from producing and sales a homogeneous product, that is the product of one firm cannot be differentiated from the product of the other. Entry to the market as well as the exit from the market are free. Okay, तो हमने परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग डिस्कस करना है। परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग होता है कि हम सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं ना इंडस्ट्री में, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, आप मान लो कि ये सारे के सारे फॉर्म हैं। इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 1, इसका नाम है फॉर्म 2 और इसका नाम है फॉर्म 3। तो ये सारी की सारी फर्म्स एक तरह का प्रोडक्ट बेच रही हैं, हम इसको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, राइट। ये एक प्रोडक्ट है कि एक सारे के सारे जो मार्केट सेल कर रही है वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रही है, और एक प्रोडक्ट को हम दूसरे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर एक फर्म मैगी बेच रही है तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स वही टाइप की, वही कलर की और सेम टाइप की, सेम प्राइस की मैगी बेच रही है, तो कोई कोई फ़र्क नहीं सारे के सारे प्रोडक्ट्स में। इसका नाम है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। और अगर आप एंट्री की बात करें, एंट्री टू द मार्केट एज एग्जिट फ्रॉम द मार्केट आर फ्री, कोई भी मार्केट में आ सकता है या जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर किसी को मार्केट में आना है तो मोस्ट वेलकम है, अगर जाना तो मोस्ट वेलकम है, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी मार्केट में आ नहीं सकता, उसके लिए उसके कुछ गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेंगी, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो इसका ये था मतलब। Perfect competition is perfect existence of large number of buyers and sellers. Each individual buyer and seller is very small as compared to the size of the market. और जो बाय कर रहा है इन फर्म से, अगर इस एक फर्म इस्टेब्लिश हो रही है तो ऑब्वियसली उससे कुछ ना कुछ कोई बाय भी करेगा, और जो बाय कर रहा है हमारा प्रोडक्ट और वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, एक पर्टिकुलर बायर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता दूसरे के प्राइस को। इतनी सारी हमारे जो वो हैं, इतने सारे जो हमारे बायर्स हैं, अगर एक दो अगर लेंगे नहीं प्रोडक्ट्स तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि जो मार्केट इन्फ्लुएंस होगी वो सबके उससे होगी इन्फ्लुएंस से, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के इन्फ्लुएंस से। तो ये मतलब है इसका मतलब का मतलब एक पर्सन का बहुत कम इन्फ्लुएंस है अपनी मार्केट को चेंज करने में, अपनी मार्केट के साइज़ को बदलने में। तो ये था इसका मीनिंग। द प्रोडक्ट ऑफ ईच फॉर्म इज़ आइडेंटिकल, हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया कि एक प्रोडक्ट का जो एक फॉर्म का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे फॉर्म के प्रोडक्ट के डिट्टो सेम है, तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तो बायर कैन चूज़ द बायर फ्रॉम द मार्केट एंड गेट्स द सेम प्रोडक्ट, राइट। ओके, तो
सारे के सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, तो बायर की तो मज़े हो गए, वो तो जाएगा किसी की प्रोडक्ट किसी को भी जाएगा, उसे सेम प्रोडक्ट मिलेगा। और उससे अगर थोड़ा सा भी कम प्राइस मिलेगा, फॉर्म 2 हो सकता है उसे मैगी 8 रुपीज़ की मिल रही है और फॉर्म 1 में उसे 10 रुपीज़ की मिल रही हो। अब जब उसे पता है कि इन दोनों का प्राइस डिट्टो सेम है, कोई फ़र्क ही नहीं है, तो वो ऑब्वियसली वो किसको चूज़ करेगा? 8 वाले को चूज़ करेगा, क्योंकि पता है कि कोई फ़र्क ही नहीं है। जब प्राइस प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, तो ऑब्वियसली वो उसको तो चूज़ करेगा ही नहीं। It is easy from the firm to enter the market as and less to leave it. The condition is essential for a large number of buyers to exist. तो ये जो हमारी कंडीशन होती है, ये बहुत ईजी हो जाती है फर्म्स टू एंटर द मार्केट एंड लेस टू लीव। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मार्केट में आ सकता है या जा सकता है। अगर आएगा तो आ जाए, जा रहा है तो जा जाए, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। ये इट इज़ द कंडीशन एसेंशियल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स टू एग्जिस्ट। तो एक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव की, क्योंकि उनको चॉइस मिल जाती है। हमारे जो प्रोड्यूसर, जो हमारे कंज्यूमर्स है, कि वो किस पे भी जाएँ सेम टाइप का प्रोडक्ट ले सकते हैं, राइट। अगर थोड़ा कम प्राइस का मिलेगा तो उस फॉर्म में ले लेंगे, फॉर्म 1 में। उसमें अगर अगर कम पे उससे भी कम मिल रहा है तो फॉर्म 3 में, तो फॉर्म 3 में चले जाएंगे। बस उनको ये है कि प्राइस अगर थोड़ा सा कम हुआ तो उस इंडस्ट्री में वो चले जाएंगे। और सारे के सारे जो फॉर्म्स है वो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। If the entry was difficult or restricted to the number of firms in the market, could be a small, perfectly competitive, in place of buyers and sellers could be completely informed about the price, quality and other relevant details. तो अगर हम मान के चलते, अभी हमें पता है कि हमारी जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हमारी एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई भी मार्केट में आ सकता है, कोई भी मार्केट में जा सकता है, राइट। तो एंट्री बिल्कुल फ्री है। बट अगर हम एक उसके लिए मान लें, एक एजम्पशन ले कि हमारी जो एंट्री है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कर देते हैं। अगर हम एंट्री को थोड़ी डिफ़िकल्ट कर देते तो हमारी नंबर ऑफ़ फर्म्स इन द मार्केट कुड बी स्मॉल, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। ये जो अगर एंट्री फ्री है तो ये तो बिल्कुल ही परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, राइट। बहुत लार्जली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हो गई है। बट अगर हमारी जो एंट्री है उसको हमने कर दिया थोड़ा सा रिजिड, कि थोड़ा सा भी अगर कोई आएगा तो उसे कर लेनी पड़ेगी थोड़ी सी परमिशन, तो एंट्री को हमने कर दिया रिजिड। तो एंट्री अगर रिजिड हो गई तो क्या करना पड़ेगा, जो मार्केट इस्टेब्लिश होगी उसे हम कहेंगे स्मॉल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, राइट। तो इसका हो गया मतलब स्मॉल परफेक्टली कॉम्पिटिशन या स्मॉल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। द प्राइस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर कम्प्लीटली इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्राइस। जो बायर्स एंड सेलर्स है वो एकदम इन्फॉर्म्ड है प्राइस के बारे में। ये तो हमें पता है, ये भी अजम्पशन नेक्स्ट है कि जो बायर्स हैं उनको हर पता है कि इस फॉर्म में ये प्राइस मिल रहा है, दूसरे में ये प्राइस मिल रहा है। अबाउट द प्राइस के बारे में इन्फॉर्म्ड है, क्वालिटी के बारे में इन्फॉर्म्ड है, और कोई भी डिटेल हो सकती है जिससे उनका अफेक्ट आ सकता है प्रोडक्ट खरीदने में या तो खरीदने में, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म्ड है। तो बायर पूरा इन्फॉर्म्ड है, हमारी ये नेक्स्ट एजम्पशन है। These features result in a single most distinguished characteristic, a perfect competition. Price taking behavior from the viewpoint of the firm. What is the price taking in from belief? It is the price above the market price. It will be unable to sell any quantity of good it produces. On the other hand, should be less than or equal to the market price. Okay, तो इसका मीनिंग है कि अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव टेकिंग बिहेवियर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द फर्म। अगर हम फर्म के व्यू पॉइंट से देखें, व्हाट डज प्राइस टेकिंग इन बिलीव। अगर हमने देखा कि प्राइस जो हमारा ये वाला फर्म है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, वो एक प्राइस टेकर है। हमने बोल दिया कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है वो एक प्राइस टेकर है। तो प्राइस टेकर का मीनिंग क्या है? प्राइस टेकर का मीनिंग है कि ये ऐसा प्राइस ले लेती है जो उसे मार्केट में दिया हुआ है। ऑब्वियसली जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वो वही वाला प्राइस ले लेती है। जो तो हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो एक प्राइस टेकर है, ना कि प्राइस मेकर है। वो खुद से प्राइस नहीं बना सकती। अगर थोड़ा सा भी उसका प्राइस कम होगा तो वो जो बायर्स हैं वो किसी दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसे जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वही लेना पड़ेगा। तो वो ये इसकी एक एजम्पशन है। अगर उसने थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली जो उसका वो अपनी कोई क्वांटिटी बेच ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने 10 की मैगी चल रही है, उसने 20 की कर दी, तो उसे तो फॉर्म छोड़नी ही पड़ेगी, उसके पास कोई बायर ही नहीं आएगा खरीदने के लिए। तो हमारी ये सब एजम्पशंस पे वर्क करता है हमारा ये सब मार्केट। इट विल बी अनेबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ द गुड एज इट प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूस करे तो ऑब्वियसली वो सेल ही नहीं होगा। हमने एजम्पशन लेके चली है कि भाई हमारी जो है 10 से 20 पे हो गई, तो ऑब्वियसली कोई खरीदेगा ही नहीं फॉर्म को। तो हमने जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही सब लेना पड़ेगा।
इट विल बी लेस और इक्वल टू द मार्केट प्राइस। तो जो हम प्राइस लेंगे वो या तो लेस होना चाहिए, मार्केट प्राइस से लेस होगा तो सारे के सारे जो बायर्स हैं वो उधर आ जाएंगे, या तो उसके इक्वल हो, बट उससे बड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है क्योंकि हमें फॉर्म लीव करनी पड़ेगी। एज द मनी इन टू द गुड्स एज ही वॉन्ट्स टू सेल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बायर, तो फिर जो बायर होगा इट विल ही वुड बी ऑब्वियसली लाइक टू बाय द गुड एट द लोएस्ट प्राइस। प्राइस एट हायर प्राइसिंग बिलीव दैट शी आस्क फॉर द प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। ओके, तो जो एक बायर है वो चाहेगा कि हमारी जो प्राइसेस हों वो सबसे लोएस्ट हों, जो हम खरीद रहे हैं उससे सबसे लोएस्ट पैसे भरें। तो आप अगर कोई परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म अगर आएगी मार्केट में तो उसको बेनिफिट सबसे ज़्यादा तभी होगा अगर उसके प्राइस सबसे ज़्यादा लोएस्ट है। अगर हाईएस्ट होंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि उसे मार्केट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी दूसरे फॉर्म में उसे कम प्राइस मिल रहा है तो वो फर्स्ट फॉर्म में क्यों लेगी, राइट? वो वाला जो कंज्यूमर है वो क्यों लेगा ऐसा। शी आस्क्ड फॉर द प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। No firm will be able to sell on the other hand. Price asked or greater or equal to the market price. The firm should adopt as many units of the goods as she desires to buy. No firm will be able to sell her. अगर वो कह रही है कि उसे जो उसकी मार्केट प्राइस है जितना उसकी कॉस्ट आ रही है उससे भी कम दे तो ऑब्वियसली कोई बायर नहीं दे पाएगा। बट अगर उसके इक्वल है या तो उससे थोड़ा सा कम है, जितने भी और एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उससे प्राइस चल रहा है, तो उसके सारे के सारे यूनिट्स बायर शुड बी एबल टू ऑप्ट एज मेनी यूनिट्स ऑफ द गुड्स एज इट डिजायर्स टू बाय। तो बायर को सारी की सारी यूनिट्स मिल जाएंगी। बायर शुड ऑप्ट एज मेनी यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स हैं बायर्स को सारी की सारी मिल जाएंगी जितनी वो सेल करना चाहता है, राइट? जितनी सेलर सेल करना चाहता है बायर को उतनी यूनिट्स मिल जाएंगी। तो हमें वही वाला प्राइस इस्टेब्लिश करना है सबसे लोएस्ट हो हमारे मार्केट प्राइस से, राइट? ये थी हमारी नेक्स्ट एजम्पशन, राइट? अब हमारी नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है। प्राइस टेकिंग इज ऑफन टॉट टू बी अनरीजनेबल assumption in the market, has so many firms so many firms and buyers have perfect information about the price prevailing in the market. That's why let us start a situation when each firm in the market changes the market price. Suppose a new certain phone realized at a price above the market price. Suppose now the firm rises in the price of the market. Observe that since all the firms produce the same would all the buyers of the market price, all the firms in the question loses all it will the buyers switches upon the process. तो हमने क्या किया कि हमने जो assumption लेके चली है अपनी, कौन सी वाली assumption हमने लेके चली है? हमने assumption लेके कि जो हमारी perfectly competitive firm है वो एक price taker है। हमने की वाली assumption ली थी, राइट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म वो है एक प्राइस टेकर, जो उसे मार्केट में प्राइस चल रहे हैं वो उसके या तो थोड़ा सा कम रख सकती है या तो उसके बराबर रख सकती है, बट उससे ज़्यादा रखेगी तो उसके जो हैं सारे के सारे बायर्स शिफ्ट हो जाएंगे किसी और प्रोड्यूसिंग में, राइट? किसी और जगह वो सारे के सारे बायर्स चले जाएंगे। इन द एजम्पशन हैज़ सो मेनी बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। हमने एक और एजम्पशन लेके चली थी। एक एजम्पशन थी कि हमारी जो है एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म एक प्राइस टेकर है, ना कि वो एक प्राइस मेकर है। और सेकंड अजम्पशन थी हमारी कि जो सारे कंज्यूमर्स हैं वो इन्फॉर्म्ड हैं हमारे किस चीज़ के बारे में, हमारे इन्फॉर्म्ड है कंज्यूमर्स जो प्राइस चल रहा है हमारा मार्केट में, राइट? तो जो हमारी ये वाले इकोनॉमिस्ट इसको ये वाली एजम्पशन थोड़ी सी ख़राब लग रही है, क्योंकि जो सारे कंज्यूमर्स उनको कैसे पता हो सकता है कि मार्केट में, ये हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कंज्यूमर को एक फॉर्म के बारे में, एक उसके प्रोडक्ट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन पता है, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ में। तो ये वाले इकोनॉमिस्ट को एजम्पशन अच्छी नहीं लग रही। हम इसको डिस्कस करते हैं क्यों नहीं अच्छी लग रही। वाई, लेट अस स्टार्ट अ सिचुएशन व्हेन ईच फर्म इन द मार्केट चार्जेस द सेम प्राइस। हमने एजम्पशन लेके चले कि जितनी भी फर्म्स है मार्केट में, ये फर्म है, ये फर्म है, ये फर्म है, सारी की सारी सेम प्राइस चार्ज कर रही है। मैगी दे रही है 10 रुपीज़ की, राइट? तो हमने ये एजम्पशन लेके चली है। नाउ अ सर्टेन फॉर्म रियलाइज एट द प्राइस ऑफ द मार्केट प्राइस। एक फॉर्म को हुआ कि उसे प्राइस देना चाहिए जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर। तो हो सकता है फॉर्म बी ने डिसाइड किया, ए थी, बी थी और सी थी। बी ने डिसाइड किया उससे कि मार्केट प्राइस से ऊपर उसे प्राइस लेना है। तो उसका अगर मार्केट प्राइस चल रहा है 10 तो वो बेचेगी 20 में। बी ने डिसाइड किया तो वो ऐसे करेगी, राइट? नाउ द फॉर्म रेजेज द प्राइस। तो उसने प्राइस बढ़ा दिया 10 से 20। रेजेज द मार्केट प्राइस थे 10 बट उसने कर दिया अपने 20। सिंस ऑल द फॉर्म्स प्रोड्यूसेस द सेम एंड वुड ऑल द बायर्स ऑफ द मार्केट। बट हमने एजम्पशन लेके चली कि जो हमारे बायर्स हैं वो एक तरह के वो बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, राइट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, सारे सारे प्रोडक्ट्स एकदम सेम है,
राइट। तो हमने एक एजम्पशन लेके चली, तो बायर्स ऑफ द मार्केट ऑल फ्रॉम द क्वेश्चन लूजेस। तो फिर जो अगर कोई बायर लेने आ रहा है प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली वो सबसे कम प्राइस में लेगा, तो बी को तो कभी वो लेगा ही नहीं उसका प्रोडक्ट, क्योंकि वो तो 20 में बेच रहा है। और बाकी जो है हमारे यूनिट्स ए और सी की, वो बेचने 10-10 में, या तो वो ए के कंसीडर करेगा या तो सी के कंसीडर करेगा, बट बी के तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा बेच रहा है। तो हमारी ये एजम्पशन थी। नेक्स्ट, राइट। उसने अपने सारे के सारे बायर्स खो दिए, बी ने अपने सारे के सारे बायर्स खो दिए, सारे के सारे बायर्स का उसे हो गया लॉस। ओके। द बायर स्विचेस अपॉन द प्रोसेस टू अदर फॉर्म्स। तो बायर ने जो था दूसरे फॉर्म्स के ऊपर स्विच किया। यहाँ पे दूसरी फॉर्म्स कौन सी थी? ए एंड सी। उसने ए और सी की तरफ स्विच किया। नो फॉर्म्स अराइज द डिमांड इज रियली accommodated when there are so many firms in the market। बट जो डिमांड की प्रॉब्लम है वो आती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स है मार्केट में, राइट। तो अगर एक में नहीं होता तो दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे में नहीं तो तीसरे में शिफ्ट कर सकते हैं, तो डिमांड की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। वी कॉल दैट द इंडिविजुअल फर्म इज एबल टू सेल द सेम अमाउंट ऑफ गुड एट अ प्राइस। तो हमने एक लेके चले कि जो एक इंडिविजुअल फर्म है वो एक अमाउंट ऑफ गुड बेच देती है एक प्राइस पे, एक्सीडिंग द मार्केट प्राइस। वो जो गुड होता है वो हमारी मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है, राइट। तो हमने अगर ये वाली एजम्पशन लेके चली कि मैगी हमारी मार्केट प्राइस से ऊपर चल रही है, तो उसके तो कोई प्रोडक्ट्स बिके ही नहीं। तो हमें जो मार्केट का प्राइस इस्टेब्लिश करना है वो वैसा होना चाहिए कि जो सारी सारी मार्केट्स का है तो थोड़ा सा उससे लो हो जाए, ताकि हमारे कंज्यूमर्स आए हमारे पास, बायर्स हैं, और वो थोड़ा सा संभाल ले और हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके। तो तभी हमने लेके चली एजम्पशन कि एक प्राइस टेकर है, जो हमारा मार्केट प्राइस है वो पहले से इस्टेब्लिश होगा, और हमारी जो फर्म है ये प्राइस टेकर है, ना कि प्राइस मेकर है, राइट। जो प्राइस चल रहा होगा हमारा मार्केट में, हमें वही सब चीज़ें लेके चलनी है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट एजम्पशन। अब हमने डिस्कस कर लिए परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, हम डिस्कस कर चुके हैं उसके एजम्पशंस क्या हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रेवेन्यू के बारे में, राइट। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? अगर हम जितना हमारा सामान सेल हो उससे जो हमारे पास मनी आई है सेल होने से सामान से, राइट, तो उससे हम कहते हैं रेवेन्यू। बट इसमें हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर मीनिंग जानेंगे, जो थोड़ा सा मैंने आपको लेमैन की भाषा में समझा दिया कि रेवेन्यू क्या होता है। बट अगर हमें थोड़ा सा डीप में जाना हो तब हम इसका मीनिंग समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। वी हैव इंडिकेटेड दैट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स बिहेव दैट कैन सेल एज मैनी मोर ऑफ द गुड एज ही वॉन्ट्स टू बाय। ओके, तो हमने परफेक्ट कंपटीशन में एक एजम्पशन लेके चलिए कि जितने भी वो प्रोडक्ट बना रहा है, अगर ये फर्म है, इसका नाम है ए, अगर ये 100 बना रहा है प्रोडक्ट्स, तो ये 100 के 100 सेल हो जाएंगे, राइट। तो हमने ये एजम्पशन लेके चलिए कि 100 अगर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट, दीज आर द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, तो ये 100 के 100 ही सेल होके चल जाएंगे, राइट। तो हमने ये इसमें एजम्पशन लेके चली है हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में। एज ही वॉन्ट्स टू बाय सेटिंग अ प्राइस लिस्ट और इक्वल टू द मार्केट प्राइस। और उसे जो प्राइस सेट करना है अपनी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव को, वो इक्वल होना चाहिए उसके मार्केट प्राइस के, राइट। अगर वो थोड़ा सा भी बढ़ा देगी तो उसके फॉर्म्स बिल्कुल नहीं बिकेंगे और उससे लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो कंज्यूमर्स है वो किसी और पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। एज ही वॉन्ट्स टू बाय सेटिंग अ प्राइस लिस्ट और इक्वल टू द मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। बट इट इज़ श्योरली दैट देर आर नो रीज़न टू सेटल प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। बट हमने लेके चल लिया कि अगर हम कर सकते हैं इस्टेब्लिश, या तो उसके बराबर जो मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है 100 तो उसके बराबर कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि वैसे तो उसके नीचे भी कर सकते हैं, बट अगर हमने उसके नीचे कर दिया तो हमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। अगर मार्केट प्राइस चल रहा है, अगर हमने 80 रुपीज़ कर दिया तो हमारे पास 80 रुपीज़ आ तो जाएंगे, बट हमें उसका कुछ प्रॉफिट ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, हमारे पास उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं इस्टेब्लिश होगा, राइट। तो उस 80 का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो हमारे पास हम जो इस्टेब्लिश करेंगे अपना प्राइस, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्राइस के लोअर कर तो सकते हैं, बट उस मार्केट प्राइस के लोअर का हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, what the firm desires to sell some amount of good, the price that is deadly could इन अदर वर्ड्स विद द फर्म डिज़ायर्स टू सेल सम अमाउंट ऑफ गुड, जब फर्म चाहती है कि उसे कुछ ना कुछ अपना सामान बेचना है, द प्राइस दैट इज डेडली कुड द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म, तो उसे जो सामान बेचना है वो क्या करेगी, जो मार्केट प्राइस चल रहा है फर्म का उसके बराबर करेगी, ना कि उसे कम करेगी। अगर कम करेगी तो उसकी जो कॉस्ट है, क्योंकि जो ज़्यादा आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, उसके रेवेन्यू का जो उसके बनाने का खर्चा है वो ज़्यादा आ जाएगा उसके जो उसको अमाउंट मिल रहा है उसको बेचने से, उससे। तो ऑब्वियसली जो फर्म है वो क्या सफ़र करेगी, एक लॉस सफ़र करेगी। तो अगर उसे अपना अच्छा रेवेन्यू कमाना है तो फर्म क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, उस अमाउंट पे बेचेगी जहाँ पे उसका
उस पे बेचेगी जो उसके मार्केट प्राइस के बराबर हो, ना कि उससे कम हो। ओके, बाय सेलिंग द गुड दैट प्रोड्यूसेस द मार्केट, तो उस अमाउंट पे बेचेगी जो मार्केट प्राइस चल रहा है। अब हमने मार्केट प्राइस को लेट कर लिया बीपी, राइट, हमने मार्केट प्राइस को लेट कर लिया बीपी, और जो हमारे मार्केट प्राइस था, जो मार्केट प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसे हमने लेट कर लिया बीपी, और क्वांटिटी जो हमारी प्रोड्यूस हो रही थी, जितने जितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट, क्योंकि जो रेवेन्यू आता है वो जो प्रोड्यूस हो रही है उसका जो प्राइस चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करके आता है। तो हमने ले लिया कि जो हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है वो है बीपी, और जो क्वांटिटी जितने हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं और जिसको हम बेच सकते हैं मार्केट में, उसको हमने लेट कर लिया पी। तो जो हमारा वो आएगा, रेवेन्यू आएगा, ऑब्वियसली वो प्राइस को जितनी क्वांटिटी होगी उससे मल्टीप्लाई करके आएगा, तो ऑब्वियसली वो होगा हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस इज टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज डिफाइंड एज मार्केट प्राइस ऑफ द गुड मल्टीप्लाइड बाय द फर्म्स आउटपुट। तो ऑब्वियस जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू। तो पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है हमारे गुड का मार्केट में, अगर हमारी जो गुड है, प्राइस का मतलब ये नहीं कह सकते हम कि हमारा हिस्टोरिकल प्राइस। पी का मतलब होता है कि जो हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है उस गुड का मार्केट में, राइट। अगर जो हमारी मैगी है वो हर एक जो फर्म है वो 10 रुपीज़ का बेच रहा है, तो हमारा प्राइस का मतलब यही हो जाएगा कि प्राइस का मतलब होता है कि 10 रुपीज़ हमारा प्राइस है। तो ये हर जगह ये मार्केट वाला प्राइस है जो हर एक फर्म लगा रही है, राइट, जो मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है। और क्वांटिटी का मतलब उसने हमने कितनी प्रोड्यूस करी है, हमारी कितनी हमारी प्रोडक्शन हुई है उस पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट कम्युनिटी की या तो उस प्रोडक्ट यूनिट की, राइट। तो हमारा था टी आर का मतलब ये। तो टी आर का मतलब होता है पी इंटू क्यू। अगर हम प्राइस को, जितना हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, तो हमारा आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। टू मीट द मैटर इज कंक्रीट कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया है। लेट द मार्केट फॉर कैंडल्स भी कॉम्पिटेटिव। हमने मान के चली कि जो कैंडल्स हैं उसकी मार्केट चल रही है कॉम्पिटेटिव, मतलब सारे के सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो एक तरह के सामान बेच रहे हैं, राइट, एक तरह के सामान बेच रहे हैं सारे के सारे कंज्यूमर्स, और जो है सारे के सारे एक तरह के सामान बेच रहे हैं, और जो सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं वो इन्फॉर्म्ड हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हमने जो मार्केट लेके चली है वो है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो जो फर्म को अपना रेवेन्यू सेट करना पड़ेगा वो ऑब्वियसली वही होगा जो सारी की सारी फर्म्स बेच रही हैं। थोड़ा सा भी ज़्यादा करेगा तो उसका नहीं बिकेगा सामान, राइट। तो प्राइम मार्केट प्राइस, उसने जो मार्केट प्राइस लेके चला है कैंडल्स का प्राइस, क्योंकि जो रेवेन्यू आएगा वो प्राइस इंटू क्वांटिटी होगा। तो प्राइस है हमारा 10। अगर हम एक कैंडल को सेल करेंगे तो हमारी हमें 10 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये हमारा प्राइस है मार्केट का। जो सारे सारे फर्म्स है वो 10 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो हमने इसका प्राइस 10 सेट कर दिया। और हमारा जो आउटपुट है वो है 0। नो बुक्स फॉर सोल्ड। अगर हमने आउटपुट 0 लेके चला तो मतलब हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं आया, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब यही होता है प्राइस इंटू आउटपुट। तो अगर प्राइस को हम आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। बट हमने 10 रुपीज़ का प्राइस सेट किया, बट वो सामान कुछ बिका ही नहीं, राइट। हमने तो बना दिया बट बिका नहीं, तो उसका रेवेन्यू आ जाएगा 0, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब ही होता है प्राइस इंटू क्वान्टिटी। तो इसका मतलब है नो बुक्स वर सोल्ड। हेयर टी आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि टी आर तो 0 ही आ जाएगा। टी आर तो कॉम्बिनेशन है पी इंटू क्यू का, बट अगर क्यू ही 0 है तो ऑब्वियसली वो भी 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू 10। जो हमारा, अगर हम मान के चले कि हमारा प्राइस है 10 रुपीज़ और हमारी क्वांटिटी है 2 रुपीज़, 2 बुक्स हमारे सोल्ड हो गए थे और हमारा प्राइस था 10। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे टी को 10 को 2 से, तो हमारा जो टी आर है वो आ जाएगा हमारा 20 यूनिट्स, राइट। तो हमने ये सब लेके चला। हमने टी आर का इस स्लाइड में मतलब जाना, टी आर का मीनिंग क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट। और परफेक्टली कॉम्पिटिशन के फीचर्स क्या है, उसमें हमारा टोटल रेवेन्यू कैसा निकलता है, हमने कहाँ पे सेट करना है, मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसके बराबर ही सेट करना है। ओके, अब हम इसका थोड़े से आगे डिस्कशन करेंगे रेवेन्यू के। व्हेन यू चेंज द रेवेन्यू एंड क्वांटिटी चेंजेस। अगर हम रेवेन्यू को चेंज कर देंगे, रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर हम रेवेन्यू को चेंज कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी थ्रू अ टोटल रेवेन्यू कर्व, क्योंकि जो रेवेन्यू होता है वो बनता है टोटल रेवेन्यू कर्व से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अ टोटल रेवेन्यू कर्व इज द क्वांटिटी सोल्ड। इस टोटल रेवेन्यू कर्व में हम क्या दिखाते हैं, ये देखो, ये है हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व। इसमें हम आउटपुट को दिखाते हैं एक्स एक्सेस में और रेवेन्यू को दिखाते हैं हम इस पे वाई एक्सेस पे, और जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है बीच में उसे हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू कर्व,
राइट। तो रेवेन्यू इस साइड पे, आउटपुट इस साइड पे, बट जो हमारा स्ट्रेट लाइन बनती है बीच में उसे हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू कर्व। राइट, तो इसे हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू कर्व। तो इसमें भी यही सब चीज़ें बताई हैं कि जो टोटल क्वांटिटी सोल्ड है, ये आउटपुट हमारी क्वांटिटी सोल्ड है, और रेवेन्यू है हमारा उस पे वाई एक्सिस पे, और जो हमारा बीच में स्ट्रेट लाइन आई है उसे हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू कर्व। रेवेन्यू कर्व ऑफ द फॉर्म टू ऑब्जर्वेशंस एंड एलिमेंट्स हियर फर्स्ट विन द आउटपुट। हमने आउटपुट लेके चला है फर्स्ट में, हमने हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन थी, हमने जो लास्ट में डिस्कस किया, उसमें हमारा जो टी आर था वो था ज़ीरो। राइट, हमें कोई रेवेन्यू ही नहीं आ रहा था, तो हमारा जो स्टार्ट हो जाएगा रेवेन्यू कर्व वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पता है कि हमें फर्स्ट पे हमने सामान बनाया तो था बट वो बिका नहीं मार्केट में, तो हमारा रेवेन्यू तो कुछ नहीं आया हमें, तो वो हो जाएगा हमारा ज़ीरो। बट सेकेंड केस में हमारा जो टी आर था वो हो गया था हमारा 20। लास्ट में देखा था ना कि 2 × 10 हो गया था, हमारा 10 था मार्केट प्राइस और 2 यूनिट्स बिक रहे थे मार्केट में, तो हमारा जो रेवेन्यू कर्व था वो था हमारा 20। तो हम इसको इंक्रीज कर देंगे 20 तक, 20 तक ये बढ़ गया। टोटल रेवेन्यू कर्व इंक्रीजेज द आउटपुट, सो मोर ऑफ द इक्वेशन ऑफ टायर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। तो जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा उतनी हमारी पी और क्यू की वैल्यूज़ भी इंक्रीज होंगी। अगर पी और क्यू पहले पी इंटू क्यू वन था, उसमें हमारा जो क्यू था वो ज़ीरो था, प्राइस तो था बट क्यू ज़ीरो था, तो रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो आया था। बट हमारा अगर पी इंटू क्यू वन हो गया तब हमारा जो रेवेन्यू था वो कितना आ गया, हमारा रेवेन्यू आ गया हमारा फिर रेवेन्यू आ गया था हमारा 20 यूनिट्स। राइट, पहले था ज़ीरो फिर हो गया था 20। तो जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइस रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेवेन्यू कॉम्बिनेशन ही है प्राइस और क्वांटिटी का। दैट अ फॉर्म इक्वेशन टू हियर दैट इज इक्वल टू पी इंटू क्यू बिकॉज पी इज कॉन्स्टेंट। तो रेवेन्यू जो कॉम्बिनेशन है वो है पी इंटू क्यू का, बट इसमें हमने पी को ले लिया कॉन्स्टेंट, मतलब उसका कोई भी प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। अगर प्राइस चेंज करेगा तो उसे ऑब्वियसली लीव करना पड़ेगा मार्केट से, तो प्राइस चल रहा है हमारा कॉन्स्टेंट, और चेंजेस जो आएंगे वो सिर्फ आएंगे क्वांटिटी में। अपवर्ड्स लाइन कंसिडर स्लोप ऑफ 1 यूनिट एज टोटल रेवेन्यू वर्टिकल हाइट इंक्रीजेज स्लोप ऑफ द लाइन इज अ क्यू। जो स्लोप है हमारे लाइन का वो हो जाएगा क्यू। राइट, तो ये है हमारा ये, तो जब बीच में ये चल रहा है टी आर जो अपर स्लोपिंग है वो है हमारी स्लोप, स्लोप है हमारी उसका रेवेन्यू कर्व का हमारा है स्लोप। रेवेन्यू को ले लिया हमने वाई एक्सिस पे और आउटपुट को ले लिया हमने एक्स एक्सिस पे, तो जो हमारी जो बीच में टी आर आई है वो हो जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व। इसका मतलब है कि हमारा जो पहले टोटल रेवेन्यू था वो था पहले ज़ीरो, मतलब कोई बीच अमाउंट बिका ही नहीं था हमारा, बट फिर हो गया था 20। तो जैसे जैसे हमारी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है वैसे ही हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। राइट, तो ये था हमारा मतलब इसका वो, राइट, और इसका मतलब है इसका टोटल रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज डिफाइंड टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हम रेवेन्यू ऑफ फर्म की बात करें, अगर हमें रेवेन्यू इंडिविजुअल उसका बात नहीं कर रहे किसी एक कमोडिटी का, मतलब हम बात करें पूरी फर्म का रेवेन्यू कैसा निकलता है। रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज डिफाइंड एज टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक आउटपुट से हमें जो टोटल रेवेन्यू आता है, अगर हम एक आउटपुट को मार्केट में सेल करेंगे उससे जो हमें पैसा आएगा, राइट, उससे हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू। तो इसका मीनिंग ये होता है टोटल रेवेन्यू का, रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक आउटपुट को अगर हम सेल करेंगे मार्केट में तो हमें जो पैसा आएगा उसे हम कहेंगे उसको टोटल रेवेन्यू। राइट, तो ये इसका हो गया मीनिंग। रिकॉल दैट इफ द फर्म्स आउटपुट इज क्यू, तो हमारा जो रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। राइट, और हमारी जो आउटपुट चल रहा है मार्केट में वो है क्यू, हमने लेके चल रहा है, और जो मार्केट प्राइस चल रहा है हमारा वो है हमारा क्या चल रहा है, हमारा पी टी आर, हमने लेके चला मार्केट प्राइस है पी टी आर। तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू होगा वो होगा पी टी आर क्यू, ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम पी टी आर और क्यू को, तो ये आ जाएगा हमारा इसका मीनिंग। अनदर वर्ड फॉर प्राइस टेकिंग फॉर्म when you equals market price, now consider the following figure. We followed the average in your market price for different values of the firms taking every day when you equals the market price. Right, now consider the following figure. We followed the average of the market price. हमने जो फॉलो किए वो फॉलो किए एवरेज, एक यूनिट से जो हमें पैसा आएगा वो हो जाएगा उसका टोटल रेवेन्यू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द फॉर्म। सिंस द मार्केट प्राइस इज फिक्स्ड, हमने जो मार्केट प्राइस है वो ऑब्वियसली पी लेट कर लिया, अगर थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो सारी सारी जो फर्म्स है वो चले जाएंगे किसी और उस पे प्रोडक्ट पे, तो हमने जो मार्केट प्राइस है वो फिक्स कर रखा है पी पे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कट्स द वाई एक्सिस एंड हाइट इक्वल टू
कट्स द वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कट करिए वाई एक्सिस को, राइट। एंड हाइट इक्वल टू पी इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द प्राइस लाइन। तो जो हमारी लाइन इस्टेब्लिश हुई है इसे हम कहेंगे प्राइस लाइन। जो हमारी हॉरिजॉन्टल सी लाइन बन के आएगी ये वाली, जब हम क्या करेंगे, कट्स द वाई एक्सिस एंड इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी इसे हम कहेंगे प्राइस लाइन। ये हो जाएगी हमारी प्राइस लाइन। एंड ऑल्सो फॉर्म्स द फॉर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दैट इज द प्राइस। एंड ऑल्सो फिक्स अ डिमांड कर्व, हमने प्राइस फिक्स कर दिया और एक हम डिमांड कर्व फिक्स कर देंगे। एंड ऑब्जर्व दैट डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, और हमने डिमांड कर्व को ले लिया परफेक्टली इलास्टिक, मतलब प्राइस के चेंजेस, प्राइस चेंज होने के साथ साथ उस डिमांड कर्व में भी चेंजेस आएंगे। द फर्म कैंसल एज मेनी मूड्स ऑफ द गुड्स ऑफ द फर्म इट प्लेसेस टू बाय। तो ये था मीनिंग, जैसे जैसे हमारी प्राइजेस कम होंगे उसके अकॉर्डिंग टू टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होता रहेगा। तो हमने सब डिस्कस कर लिया रेवेन्यू के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग क्या है। हमने डिस्कस कर लिया रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करता है, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव हमें रेवेन्यू कैसे सेट करना है एक मार्केट का, राइट। तो हमने रेवेन्यू के बारे में पूरी की पूरी डिस्कशन कर दी। हमने डिस्कस कर लिया उसका जो रेवेन्यू कर्व कैसे बनता है, हमने परफेक्टली कॉम्पिटिटिव के फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं, हम बहुत सारा काम डिस्कस कर चुके हैं। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसका मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू। अगर किसी चीज़ का मार्जिनल की बात करें ना, अगर आपकी इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड आ जाए तो मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, चेंज इन रेवेन्यू। मतलब अगर किसी चीज़ में मार्जिनल की बात करें, मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब ही होता है चेंज। तो अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की हमने बात करी थी लास्ट चैप्टर में, हमने डिस्कस किया था मार्जिनल क्वांटिटी जो भी होता है, मतलब मार्जिनल का मतलब ही चेंज होता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब चेंज इन रेवेन्यू, राइट। द मार्जिनल रेवेन्यू, the firm is defined as increase in total revenue of the firm. Increase in firm's output. Consider the table. Total revenue from the sale of 2 boxes of candles is equal to, तो marginal revenue का मतलब है change in total revenue. ओके तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे टी आर माइनस टी आर एन माइनस वन, तो आ जाएगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। जो हमारा पहले मार्जिनल रेवेन्यू था उसको हम माइनस कर देंगे टी आर एन माइनस वन से, तो आ जाएगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। अगर एक यूनिट का हमारा पहले टोटल रेवेन्यू था 20 रुपीज़, बट नेक्स्ट का हो गया हमारा 10 रुपीज़, तो जो डिफरेंस आया है, जितना चेंज आया है पहले वाले टोटल रेवेन्यू में और अब वाले टोटल रेवेन्यू में, उसे हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो ये आ जाएगा हमारा 10 यूनिट्स। इंक्रीज इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म। जैसे जैसे हमारा फर्म आउटपुट इंक्रीजेस, टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा, जितनी हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी हमारी, आउटपुट बढ़ेगा हमारा, पहले 10 था, फिर 20 था, फिर 30 था, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हमारा रेवेन्यू होगा, टोटल रेवेन्यू, वो भी इंक्रीज होता रहेगा, राइट। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब ही यही होता है, जो हम एडिशन कर देंगे, जितना हम और रेवेन्यू कमाएंगे उस पर्टिकुलर सेल करने के कमोडिटी के। बट अगर पहले हमें प्राइस मिल रहा था हमारा 10 रुपीज़, फिर होगा 20, फिर होगा 30, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल रेवेन्यू चेंज होता रहेगा, राइट। तो टोटल रेवेन्यू इज फ्रॉम दिस 3 बॉक्सेस इज इक्वल टू 30। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू एंड डिवाइड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ही यही है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है, टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आए हैं, और डिवाइड बाय चेंजेस इन टोटल क्वांटिटी। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी। ओके तो ये है मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, तो हमारा जो चेंजेस आए टोटल रेवेन्यू, मतलब पहले हमारा टोटल रेवेन्यू था 10, फिर हो गया था 20, फिर हो गया था 30, तो चेंजेस कितने आए हमारे टोटल रेवेन्यू में? टोटल रेवेन्यू था पहले 10, 20, फिर हो गया हमारा 10 था, फिर हो गया था 20, जो चेंजेस आए हमारे वो थे 10 के, तो 10 थे चेंजेस। और जो क्वांटिटी में चेंजेस आए हैं, अगर पहले थी क्वांटिटी 5, फिर होगी थी 4, तो 5 पहले थी 4, फिर मतलब चेंजेस आया 1 का, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा हमारा 10। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ही यही है कि जो चेंज आया है हमारा टोटल रेवेन्यू में, और उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा चेंज आया टोटल क्वांटिटी में, तो ये आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग। बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी, 30 - 20 डिवाइड बाई 33 - 2,
तो ये आ जाएगा 10। हमने इसमें एग्जाम्पल लेके चला 30 - 20, 10 आ गया। और डिवाइड हमने किया 33 - 20, 22 से। मतलब पहले अगर क्वांटिटी थी हमारी 33, फिर हो गई थी हमारी 22, तो चेंजेस हमारे कितने आए हैं 10 के। तो ये आ जाएगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा कितने के इक्वल, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा हमारा 3 के इक्वल, इज इक्वल टू 10 के इक्वल हो जाएगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू अनदर वर्ड फॉर प्राइस टेकिंग। तो जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म होगी उसे रेवेन्यू जो प्राइस हो रहा होगा वो तो लेना ही होगा जो मार्केट में चल रहा है एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग वाला प्राइस वो मार्केट के अंदर ले लेगी, इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस में हमारा प्राइस चल रहा है वो उसी को ले लेगी इसमें, राइट। रिजल्ट इन क्वाइट सिंपल, व्हेन अ फर्म इंक्रीजेज आउटपुट बाय 1 यूनिट। अगर एक फर्म एक अपने आउटपुट को 1 यूनिट से बढ़ा देती है, पहले वो अपनी क्वांटिटी सेल कर रही थी 10, फिर उसने सेल कर दी 20 से, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करेगी अपनी मार्केट प्राइस में, उससे उसका क्या हो जाएगा, मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा यूनिट सेल करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, उतना ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा। तो पैसा ज़्यादा मिलेगा तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू उसका TR/Q भी ज़्यादा आएगा। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग। तो जो इसका डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा चलता है, मार्जिनल रेवेन्यू का डायग्राम। यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस और आउटपुट। और हमने जो प्राइस लाइन की बात करी थी, जो हमारी प्राइस लाइन निकलती है कि वो हमारी जो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये होती है हमारी प्राइस लाइन। मैंने आपको लास्ट में भी ड्रॉ करके दिखाई थी कि ये है हमारी प्राइस लाइन। तो इस प्राइस लाइन का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो वो दिया है कि प्राइस लाइन कैसे निकलती है। तो यहाँ पे होते हैं हमारे प्राइसेस और यहाँ पे होती है हमारे आउटपुट। जो हमारे मार्केट प्राइस चल रहे हैं, मतलब जो सारे के सारे फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है मार्केट में, वो हो जाएगा हमारा मार्केट प्राइस। और जो हमारा आउटपुट चल रहा है, मतलब जो आउटपुट चल रहा है हमारा, राइट, जितना हम बेच पा रहे हैं उस सामान को, वो हो जाएगा उसका आउटपुट। और प्राइस लाइन, इससे हम हमारे प्राइस लाइन को डिटरमाइन करेंगे। हमारा आउटपुट बढ़ता रहेगा बट प्राइस उतना ही रहेंगे, क्योंकि हम प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म चल रही है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में हम प्राइसेस को नहीं बढ़ा सकते। जितने प्राइसेस पहले थे उतने में ही हमें सामान की ट्रेडिंग करनी है। अगर थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो जो सारे के सारे बायर्स हैं वो किसी और पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें ऐसा करना ही क्यों, हम बढ़ाएंगे ही नहीं, जो है वही चलते रहें। तो इसलिए प्राइसेस उसी जगह पे आकर रुक गए और आउटपुट बढ़ता गया। सामान तो हम कुछ ना कुछ बेचेंगे ही ना, तो उतने हमारी क्वांटिटी बढ़ती रही बट प्राइसेस तो उतने ही रहेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा। किसी भी फॉर्म का मेन जो हमारा काम है वो एक प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितनी हमारी कॉस्ट आ रही है और जितना हमें रेवेन्यू मिल रहा है, उस रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को। अ फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स। जो फर्म है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और सेल करती है एक गुड को, द फर्म्स प्रॉफिट। तो एक जो फर्म है वो सेल करती है और प्रोड्यूस करती है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड को, राइट। एक फर्म ने एक मैगी प्रोड्यूस करी इतने सारे उस पर, तो जो मैगी प्रोड्यूस हुई उसको अगर हम फर्म को बेच देगी मार्केट, वो जो फर्म है उस मार्केट में बेच देगी उस पर्टिकुलर मैगी को, तो जो उसको में रेवेन्यू मिलेगा उसके कॉस्ट से ज़्यादा मिलेगा, उससे हम कहेंगे, उससे हम फर्म का प्रॉफिट कहेंगे। और उस प्रॉफिट को डिनोट करते हैं हम P से। और ये डिफरेंस होते हैं, मैंने आपको बताया, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है जितना हमें सामान मिला उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमने सेल किया मार्केट में, जो हमें सामान मिला। और कॉस्ट का मतलब होता है जो हमारी उसकी टोटल कॉस्ट है उसके प्रोड्यूस करने में, मैगी को प्रोड्यूस करने में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी, उसकी कुछ ना कुछ मशीन्स होगी, उसके अंदर जो मसाला डलता है उसको बनाने की कुछ थोड़ी सी कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट को हमने टोटल रेवेन्यू को माइनस कर दिया उस टोटल कॉस्ट से, तो उससे हम कहेंगे क्या, प्रॉफिट्स, उसके कहेंगे प्रॉफिट्स, राइट। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, राइट। तो P इज इक्वल टू T माइनस TC के। तो T, इसको हमने अगर T को लिया है और कॉस्ट को लिया हमने TC के, तो जो हमारा गैप आया है TR इज द फर्म्स अर्निंग नेट ऑफ कॉस्ट, ये है इसका प्रॉफिट। द फर्म विशेष टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, अ फर्म वुड लाइक टू 25 units of quantity and the profit maximizing by the definition that any quantity other than Q0 of the firm is the critical question। तो हमारी फर्म को मैक्सिमाइज करना है, जो उस फर्म को जो हमारी क्वांटिटी सेल करी 25 यूनिट्स, राइट।
द प्रॉफिट्स आर गिवन 3 कंडीशंस मस्ट होल्ड. द प्राइस पी मस्ट बी इक्वल टू पी सी. अगर हमें प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है तो 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट जो है हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आनी चाहिए हमारी प्राइस के इक्वल. अब मार्जिनल कॉस्ट का हमने मतलब समझा था कि जो हमारी टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन टोटल कॉस्ट को उसकी क्वांटिटी से, तो हमारी आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल कॉस्ट होनी चाहिए एक नॉन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज नहीं करनी चाहिए. और द फर्म्स टू कंटिन्यू द प्रोडक्ट इन अ शॉर्ट एंड प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. जो हमारी जो प्राइजेस हैं वो हमारे बड़े होने चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से. ये हमारी सेकंड कंडीशन है. जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जो लेबर वगैरह की कॉस्ट है, सारी लेबर की कॉस्ट को सब डिवाइड कर देंगे उसके आउटपुट से, तो आ जाएगी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो प्राइसेस है वो ज़्यादा होने चाहिए हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से लॉन्ग रन में, और प्राइसेस जो होने चाहिए वो ज़्यादा होने चाहिए हमारी एवरेज कॉस्ट के भी इक्वल. जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है उससे ज़्यादा होने चाहिए हमारे प्राइसेस. तो 3 कंडीशंस हैं हमारी सेटिस्फाई करने की हमारी किसको, अगर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. तो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारी, इस कंडीशंस को आप रट लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्राइस है हमारी एमसी के इक्वल. सेकंड कंडीशन है प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन ए वी सी. प्राइस होने चाहिए हमारे ए वी सी से ज़्यादा. और थर्ड कंडीशन है प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और प्राइसेस होने चाहिए हमारे एवरेज कॉस्ट से भी ज़्यादा. तो ये हमारी 3 कंडीशंस मैक्सिमाइज करने के प्रॉफिट्स को, जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसको करने के कंप्लीट. तो इसके जो केसेस हैं 2, 3 और 1, और जो हमारा आगे का पूरा वो पढ़ा है हमारा डायग्राम, जो हमारा चैप्टर पढ़ा है उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. राइट. थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको मैंने इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमारा पूरा चैप्टर. तो इसमें हमने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया. हमारे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मीनिंग क्या होता है हमारा, क्या नाम है हमारा, किसका मीनिंग होता है, परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या होता है. हमने डिस्कस किया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है, हमारी प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होती है. हमने 3 कंडीशन डिस्कस करी. तो ये चैप्टर की आज से मैंने पूरी इंट्रोडक्शन दे दी थी. बट नेक्स्ट क्लास में हम इसका पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. इस पर्टिकुलर चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने का मतलब जो इसके सारे के सारे टॉपिक्स हैं, सारे फीचर्स हैं, जो सप्लाई को बचता है आगे, और जो सारे जो आगे टॉपिक्स हैं, जो हमारे 3 कंडीशंस हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. राइट. तो ये बहुत सिंपल चैप्टर होने वाला है आगे के लिए. तो आपको आगे कैसे लग रहा है चैप्टर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. आपको टफ लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है. वैसे तो ईजी चैप्टर है, बस थोड़े से डायग्राम से थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं, वरना तो हो ही जाता है वाला क्वेश्चन. राइट. और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लग रही है हम सबकी टीचिंग. अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़, आपको बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ हमें थोड़ी सी मोटिवेशन कीजिए. हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है. राइट. और हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे अगर आप थोड़ी सी हमारी हेल्प कर देंगे अपने हमारे चैनल को बूस्ट करने के लिए. और राइट, बहुत ज़्यादा हम उसके आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार, कहते हैं ना, शुक्रगुजार होंगे हम आपके. राइट. और थैंक यू सो मच, आप हमारे वीडियोस को इतना लव देते हो, सपोर्ट देते हो, सारे के सारे वीडियोस हमारे वॉच करते हो. इकोनॉमिक्स हो या तो बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे वो मैथ्स हो. राइट. और सारे सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है. जो आपके मार्क्स आएंगे 11th क्लास में या 12th क्लास में, वो सिर्फ और सिर्फ एक उसके नहीं आएंगे, सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ के नहीं आ जाएंगे. आपको सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा, तभी आपकी एक अच्छी वो बनेगी, परसेंटेज बनेगी, और आपका बहुत अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो हो पाएगा. राइट. तो ये थी हमारी इसकी डिस्कशन. ओके. तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना है. इक्वली फोकस करने का मतलब, अगर मैथ्स को अगर आप 3 घंटे दे रहे हो दिन में, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कम टाइम लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. तो ऑब्वियसली आप कम से कम 1 आवर तो दो. और बाकी इंग्लिश को कभी भी वो नहीं करना, आपको पीछे नहीं छोड़ना है. इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. थोड़ी सी मैंने देखा है जो टॉपर्स क्या करते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो इंग्लिश को थोड़ा सा नॉर्मली ले लेते हैं. बट इंग्लिश को आपको बिल्कुल वो नहीं लेना नॉर्मली. इंग्लिश को अगर आप नॉर्मली लोगे तो इंग्लिश आपकी ऐसा सब्जेक्ट है वो आपकी परसेंटेज बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है. तो इंग्लिश को कम नहीं लेना है आपको. राइट. तो इंग्लिश को भी अच्छे से पढ़ना है. जब आपके पास मैथ्स हो तो मैथ्स की प्रैक्टिस मांगता ही मांगता है. और मैं होप करूँ कि आप कॉमर्स के बच्चे, तो कॉमर्स में ऑब्वियसली अकाउंटेंसी तो होगी. अब अकाउंटेंसी के लिए क्या करना है आपको, ऑब्वियसली अकाउंट्स की तो प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा मेन होती है. जितनी आपके पास जो भी आप बुक कर रहे हो उसके क्वेश्चंस हैं, जितने मर्जी आपको सारे के सारे पढ़ने हैं वो क्वेश्चंस. और रीड नहीं कर रहे, मतलब आपको सॉल्व करके देखना. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इन सब सब्जेक्ट्स की. और इकोनॉमिक्स का मैं बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स में क्या करना है, न्यूमेरिकल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में. आप थ्योरी के तो थोड़े से बहुत कर सकते हो, बट न्यूमेरिकल्स को, और जो उसके वो होते हैं, क्या नाम है, डायग्राम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स के.
वो आपको 5-5 मार्क्स ऐसे दे सकते हैं, आपके 5-5 मार्क्स ऐसे काट भी सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के डायग्राम्स को प्लीज़ अच्छे से करना, मैं आपको बार बार प्रे कर रही हूँ, मतलब आपको आपकी आप मैं चाहती हूँ आपके अच्छे मार्क्स आए, तो प्लीज़ आप तभी फोकस कीजिएगा आप इन सब चीज़ों में जो आपको मैंने आपको बताया। ओके, और स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी एग्जाम्स का, बहुत अच्छे आपके एग्जाम्स होंगे, मैं बताती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ आपके एग्जाम्स काफ़ी अच्छे होंगे, राइट। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय, थैंक यू सो मच।